मेरे को तो लगता है रविंदर रैना जी भी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बीच में 2-3 हफ्ते में। जैसे बीजेपी में एक वो सलाब आया हुआ है पार्टी छोड़ने का, बीच में इनको डर लगा हुआ है। मैं डिबेट के लिए बोलता हूँ रैना साहब को कि आओ आप मुझसे डिबेट करो, आप 9 साल के काम गिनवा दो, मैं 70 साल के काम गिना दूंगा, 70 काम गिनाऊंगा, आप 9 साल के 9 काम गिना दो अपने। मैंने बड़ी बार दिया, जवाब नहीं आता आगे से, बस वो बैठे रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम ग्राउंड में चलते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, यही फर्क है। बैठो, आप डेली वेजर के साथ बैठो, जवान के साथ बैठो, किसान के साथ बैठो, दिल्ली के पहलवान के साथ बैठो, अपने कार्यकर्ता के साथ मत बैठो, उनके साथ नहीं बैठो। मैं एक चीज़ तो ये जो जम्मू का एक बच्चा बेचारा रहने वाला, कोई आपसे मैं बात करूँ डुड्डू बसंतगढ़, कोई बेचारे ऐसे चनैनी, रामगढ़, कोई पुंछ, पीर पंजाल, कश्मीर में तो लोकल जगह बने हैं क्योंकि उन्होंने किया। पहली बात तो जम्मू जीयूट के एग्जाम को सीयूटी में आना ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक छोटा सा 80 लाख का इंडिजीनियस इलाका है ये लोग, ये दिक्कत मैं मानता हूँ। अब यहाँ का बच्चा जब दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा, क्योंकि 90% बच्चों का बाहर बना है, जो एक दिन पहले बच्चा जाएगा, पैसा देगा रहने का, अगले दिन पेपर होगा, दूसरे दिन थक जाएगा, तीसरे दिन आने का, 3 दिन। आप चंडीगढ़ जाके आओ, एक दिन में 25,000 का खर्चा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर व कांग्रेस सीनियर नेता के बेटा जी जय सिद्ध भल्ला। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। नमस्ते जी। भल्ला साहब, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल की उम्र में आप इतनी सियासत करते हैं, इतनी बातें करते हैं, ये मतलब आपके जेन्स में बचपन से ही था कि मेरे को नेता बनना है? पहले तो नहीं था, नहीं नेता बनना तो अभी भी नहीं किया। अभी तो मुद्दे इसलिए हम उठाते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होते हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं। अब हम बाहर जा रहे हैं, डेली वेजर प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, जिस किसान का खाना खाया वो प्रदर्शन पे बैठा है, जिसकी वजह से हम महफूज हैं वो जवान प्रदर्शन पे बैठा है, उनका परिवार प्रदर्शन, जिसने पढ़ाया विध्यापक वो प्रदर्शन पे बैठा है। ये चीज़ देख के इनकी बात हम उठाते हैं, तो इसको एक राजनीतिक नहीं, ये लोगों को हम देखते हैं सफ़र कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं छोटी सी, तो इनके लिए हम आवाज़ बन के आते हैं ताकि इनको भी लगे कि एक चाहे बेशक छोटी ही आयु का व्यक्ति हो, परंतु ये जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं वो लोग इनके अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। लेकिन आपकी उम्र के बच्चों को जब हम देखते हैं वो ग्राउंड्स में होते हैं या पढ़ाई में मगन होते हैं या वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें मतलब फ्यूचर में क्या बनना है, उस ओर उनका ध्यान होता है, तो आपका इस ओर ध्यान कैसे चला गया? ये जो घर के अंदर जो हवा होती है वहाँ पे भी तो हवा आती है, परंतु ज़रूरी नहीं है। जैसे कि राजनीतिक हम टिप्पणियाँ ज़रूर देते हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम एक राजनीतिक में, क्योंकि मेरे तो अंक भी अच्छे हैं, 93.2 आगे, तो मेरा आगे का सफ़र जो है वो तो लॉयर है। परंतु जैसे हालात जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है वो अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पर भी जाओ कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई मांग उठा रहा है, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है हाउस अरेस्ट हो जाता है। आप जो है मेरे पिता 1 साल हाउस अरेस्ट रहे, कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी देता है जेल में बंद, कोई टिप्पणी कोई देता है लाठीचार्ज, पानी की बौछारें करना, तो उस चीज़ों के खिलाफ तो हमारे को बोलना ही चाहिए और हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति की सोच के ऊपर बात नहीं। जो चीज़ गलत है ना, आपको पता है गलत है, बोलने का दम रखना चाहिए। आपको जो चीज़ लग रही है कि सही है उसका साथ दो। बाकी बच्चों को भी इस पे बोलना चाहिए जैसे आप बोलते हो? हर व्यक्ति का अपना एक शौक होता है, परंतु मैं मानता हूँ आपको एक अपने आप को राजनेता नहीं समझना चाहिए, अपने को एक आम नागरिक समझो आप। अब मैं एज़ अ आम नागरिक ये चीज़ें बोलता हूँ, मेरे को ये गलत लगता है। अब हमारी जो स्टेट है उसके 2 फाड़ कर दिया गया, स्टेट से यूटी, टूटी-फूटी ऐसे नारे सुनने को मिलते हैं जब कहीं पे जाओ। मंदिरों का शहर, प्रदर्शनों का शहर अब सुनने को मिलता है, तो ये सुन के हमको दुःख होता है, कोई अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आप कभी किसी से बात करो, कोई व्यक्ति दिल्ली बैठा हो, पहले वो व्यक्ति कहते थे कि हम आपके यहाँ आते थे तो आपका मंदिर हमको देखने को मिलते थे, परंतु अब हम आते हैं मंदिर तो दिखते हैं परंतु उनके आगे प्रदर्शनकारी दिखते, तो वो सुन के अच्छा नहीं लगता। नीतियाँ गलत हैं, नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्तिगत में कोई ऑर्गेनाइजेशन या उनके खिलाफ नहीं, नीतियों में सुधार करें, डेली वेजर पक्का करें। 6,000 कच्चे की होती है तनख्वाह, पक्का कर दोगे कितने 36,000, 37, 38,000 इतना हो जाएगा। छोटा सा मांग जो आप हम सबसे लेते हो, जो हमारा जो पैसा जाता है, जो अब मैंने एक लेटर भी लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट को कि जो एक्स एमएलए लोग मिनिस्टर हाउस लेकर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर इतने कोठियाँ लेके जो उन पे पैसा खर्च हो रहा है वो आप आम नागरिकों पे खर्च करो ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग पे खर्च करो। आर्टिफिशियल लेक वादा किया गया था कि हम 4 साल पहले बना देंगे, अभी भी हालाँकि काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जो ऐसी अगर हमारे को वादा किए जम्मू से पुंछ का जो रास्ता अभी तक बना नहीं है, हमारे को वादा किया था बना दिया जाएगा।
और अभी कहते हैं कि 9 साल इनका पूरा हो गया है। तो जो गलत नीतियाँ हैं, बेरोज़गारी कहाँ पे पहुँचा दी इन लोगों ने, प्रदर्शनकारी कहाँ पे पहुँचा दी इन लोगों ने, रेता कितना महँगा कर दिया, पेट्रोल कितना महँगा कर दिया, सब्ज़ी सारी महँगी कर दी, ड्राइविंग लाइसेंस 500 में बनने वाला 5,000 में बनता है, 5,500 में बनता है, कारें महँगी, सिलेंडर महँगा, इतना सारा महँगाई से एक व्यक्ति इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आज के वक़्त में आपको एक एज़ अ स्टूडेंट एक मुद्दा बताता हूँ, पढ़ाई इतनी महँगी हो चुकी है कि कोई कहने का हिसाब ही नहीं। सरकारी में जो बच्चा जाता है वो खुश होता है कि चलो यार 12 लाख 13 लाख में होगा। प्राइवेट में जाओ तो 35 लाख, 40 लाख, 33। आप मुझे सच हो के बताओ, जो व्यक्ति एक डेली वेजर है, क्या वो अपने बच्चे को 33 लाख की पढ़ाई अफ़ोर्ड कर सकता है? मैं कहता हूँ यहाँ तक कोई जो एक्स मुख्यमंत्री रहा होगा वो भी अपने बेटे को 25 लाख के ऊपर पढ़ाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता आज के ज़माने के बीच में। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत गलत हो रही हैं। पढ़ाई बहुत महँगी, और पढ़ाई जो है एक मैं मानता हूँ एक करप्शन का हब जो मेन अगर मैं मानता हूँ वो पढ़ाई के अंदर आ चुका है हमारा। तो भुल्लर साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं? स्मार्ट सिटी जम्मू, स्मार्ट सिटी कश्मीर। देखिए, एक बारिश आती है 15 मिनट तो स्विमिंग पूल हमारे यहाँ पे बन जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको स्मार्ट सिटी नहीं बोल सकते। चोरियाँ इतनी होती हैं यहाँ पर। ग्रीन बेल्ट पार्क जहाँ पे आपको पता है लोग कितना मन होता है यार घर बनाना है, ज़िंदगी में एक बनाना है। क्यों? पुलिस स्टेशन है, बेसिक फैसिलिटी, वहाँ पर चोरी हो जाती है। पुलिस स्टेशन के सामने चोरी हो जाती है घर में घुस के। सीसीटीवी कैमरा है नहीं। क्राइम रेट इतना ज़्यादा जम्मू के अंदर आ चुका है, और क्राइम रेट भी नहीं। आप ये देखें कि आप कश्मीर में जैसे कुछ-कुछ इलाके दूर-दराज इलाके होते थे, जैसे मटन, उरी, पुलवामा, सोपोर, वहाँ पे आतंकवाद सीमित था। परंतु अब जब से ऐसी हालात यहाँ पे हुए हैं इस सरकार में, जम्मू के अंदर तक आतंकवाद फैल चुका है। मेरे पिताजी को जान की धमकी की थ्रेट आई हिज़्बुल मुजाहिदीन से, और अन्य नेताओं को भी आई। परंतु दुखद बात उसमें बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी, परंतु दुःख होता है। फिर आप बाहर वादे करते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, बाहर मरता हुआ किसान, मरता हुआ पहलवान, मरता हुआ जवान, इतना प्रदर्शन, ऐसी चीज़ों के बाद आपको जब देखने को मिलता है, कभी आपसे हम लोग बात करते हैं, 12वीं बच्चा करता है, 12वीं करते ही वो व्यक्ति बोलता है कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप सारे लोग सीधा बाहर क्यों बोल, कोई एक बंदा क्यों नहीं बोलता जम्मू में पढ़ेंगे, जम्मू की संस्कृति, डोगरा संस्कृति को कहते हैं नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ आप 12-12th क्लास में हो, 17-18 साल के, आपको तो मिल भी नहीं सकती। कहते हैं अगर हम आगे भी रहेंगे, चाहे 70 साल के, हमें तब भी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता? कहते सरकार ऐसी है, नीतियाँ ऐसी हैं। देखें, हालाँकि मेरी उम्र कम है, परंतु मैं इतना ज़रूर हूँ कि जब हम 6-7 साल का होऊँगा, 8 साल, हम देखते थे जब लोग 25-35 साल के होते थे, 35 साल के वक़्त में बंदा उम्र हारता था, घरवाले ताने देते, 35 साल के हो गए हो, क्या नौकरी मिलेगी? क्योंकि तब बंदे धक्के खाते थे। अब ऐसा हालात है, बंदे को 15 साल के बंदे को भी पता है कि धक्के भी खाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मिलनी ही नहीं नौकरी। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत गलत हो रही हैं, और ये लोग कहते हैं कि 9 साल पूरे हुए, 9 साल में केवल जो है आत्महत्या करना बढ़ा है, एक विद्यार्थी पे एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ा है, महँगाई बढ़ी है, आतंकवाद बढ़ा है, लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो चुका है, अमीर वो अमीर हुआ है जो सरकार की तरफदारी करता है, कोई बोल नहीं सकता। बड़े मैं लोग देखता हूँ महाजन एसोसिएशन के, बहुत मैं व्यापारी लोग देखता हूँ, सबसे ज़्यादा नाखुश इस सरकार से। मैं कहता हूँ आप लोग फिर आगे बोलते क्यों नहीं हो आगे? कहते हैं हमें पता है, अगर हमने एक टिप्पणी भी दे दी कि हमारे यहाँ पे कूड़ा पड़ा है 2-3 दिन से, कहते हैं हमारे बार वो क्या बोलते हैं जेसीबी आ जाती है, हमारे ऊपर धमकियाँ आ जाती हैं। तो ऐसा एक पॉलिटिकल प्रेशर एक बना दिया कि ये जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर यहाँ पे गेम बदल देगा, आप लोग देखना। और 9 साल में केवल जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है। पहले भी देखो हमारी कांग्रेस की सरकार रही, एनसी की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, कासिम मीर जी हमारा मुख्यमंत्री रहे, शेख अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, अन्य बहुत से लोग यहाँ पर रहे। परंतु किसी के वक़्त ऐसा नहीं होता था कि एक तबका डर जाए। इतना ज़्यादा आतंकवाद, इतना तो मैं कहता हूँ किसी के वक़्त पे आतंकवाद, इतनी हमलाएँ नहीं हुई, इतने कश्मीरी पंडितों पे हमले नहीं हुए, जितने इनकी सरकार के बीच में हमला होता हुआ दिख रहा है। फिर ये आके दोहरा मापदंड बात करते हैं। पहले कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के हालात अच्छे हैं। हालात अच्छे हैं तो चुनाव कराइए, जीतो ना। अगर आपने हालात अच्छे किए तो लोग वोट देंगे, करो, जीतो। लो 90 में से रविंद्र रैना जी कितने 40 सीटें प्लस कहते हैं, मैं कहता हूँ 90 की 90 जीतोगे अगर आपने काम किया है। क्लैरिटी, डर क्यों रहे हो? फिर एंड में पहले कहते हैं आतंकवाद खत्म हुआ है, जब केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे लोग क्यों नहीं घर सरकारी वो खाली कर रहे, आगे से टिप्पणी ये आती है इसीलिए नहीं खाली कर रहे क्योंकि आतंकवाद है, धमकी आई है। तो टू साइड फेस रख के चल रहे हैं, और दो जो एक मेरी बात याद रहे, जो एक जूता होता है या ज़राब, उसमें एक ही पाँव आता है, कभी 2 पाँव नहीं आ सकते, आएँगे तो वही फट जाएगी। ये दो तरफ़ा पाँव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों तरफ़ों से जाके गिरेंगे, क्योंकि डेली वेजरों ने हिमाचल में दिखा दिया, कर्नाटक में दिखा दिया, जम्मू में तो इतिहास ही पलट के देंगे, भूगोल ही बदल देंगे इन लोगों का, मैं इतना कह सकता हूँ।
मुन्ना साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उसके चलते अभी जो 12th के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, उसके बाद आपको एंट्रेंस देना है, उसके बाद जी। आपको कॉलेज में जो है एडमिशन मिलेगी। और यहाँ पे बच्चों ने, उनके माता-पिता ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए क्योंकि बाहर सेंटर बन रहे थे, आउट ऑफ जे-एंड-के बन रहे थे। तो जिसको देखते हुए कुछ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं, उनके सेंटर्स जो हैं यहीं पे बन रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर हम पीर पंजाल या चिनाब वैली की बात करेंगे, यहाँ के बच्चों के अभी भी आउट ऑफ जे-एंड-के जो है सेंटर्स बन रहे हैं, जिसके चलते उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा है और चिंता है। और कैसे वो लोग बेयर कर पाएंगे इतना सब कुछ, आना जाना, सफ़र, वहाँ पे रहना। ये तो एक सीयूईटी मैं मानता हूँ कि देश के लिए अच्छा है, परंतु हमारे जम्मू के लिए बुरा है। मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि व्यक्ति ये लोग भी सुन ले, उन्हें क्लैरिटी नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लोगों को, क्योंकि को सीयूईटी फुल फॉर्म नहीं पता होता, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है सीयूईटी के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। उन्होंने बोला कश्मीर के वहाँ जो चांसलर्स ने कि हम इसके अंदर नहीं आने चाहते, वो नहीं आए। अब किसी ने कश्मीर में जाना है पढ़ने तो उसको अलग पेपर भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना, जो कि कोई भरता ही नहीं। अब मैं आपको बोलूँ आप सिक्किम का फॉर्म भरो, आप क्यों भरोगे एक्स्ट्रा? नहीं भरोगे ना। वो सेफ साइड हो गया, उनका कल्चर प्रिजर्व। हमारा वाले ने जाके बोला आप सीयूईटी के अंदर ले लो। अब जम्मू का बच्चा बाहर अप्लाई करेगा, बाहर का बच्चा यहाँ अप्लाई करेगा। जम्मू का बच्चा बाहर वालों को कम्पीट नहीं कर सकता। हमारा 2 साल इंटरनेट बंद रहा, बिजली नहीं आती, पहाड़ी इलाका 70-80% जम्मू का, यहाँ पे बिजली नहीं आनी, महंगाई इतनी ज़्यादा, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। दिल्ली के और आतंकवाद, हर एक हफ्ते में बम फटता है कोई ना कोई जम्मू के नए इलाके के बीच में। पुंछ रजौरी में जो नॉइज़ डिस्ट्रक्शन होती है, उससे जो एक बच्चे का क्या बोलते हैं नॉलेज में गैदर करने में दिक्कत आती है। दिल्ली में वो चीज़ें नहीं है। हर आप बस स्टैंड पे जाओगे आपको वाईफ़ाई फ्री मिल जाएगा। आप जाओगे इलेक्ट्रिसिटी है, इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ है कि वहाँ का बच्चा एक वेल एसेट बनने में है, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपेंडिचर इज़ स्पेंट ऑन अ ह्यूज मैनर। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होंगे, हर जगह होल्डिंग लग जाएगी। इन्होंने अभी एक वो लगाया कि एथलीट का, आपने शायद पढ़ा हो, 29th को एक मई को हमारा यहाँ पे था एथलीट। एप्रिशिएट करता हूँ, पार्टी अलग है, एप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने कॉर्पोरेशन ने अच्छा काम किया, लोगों को बताया किया। परंतु हमारी कॉर्पोरेशन सीयूईटी का बताओ, स्लैट का बताओ, क्लैट का बताओ, एलेट का बताओ, सेट का बताओ, बेंगलुरु का बताओ, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बच्चों को पता ही नहीं। मैं लॉ करना चाहता हूँ, मेरे को स्लैट का पता चलता है कब, जब 12वीं हो जाती है। पहले पता ही नहीं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, तो मन ही नहीं था। इन पे हमारे पे एक्सपेंडिचर नहीं खर्च होता। हमारा बच्चा और दिल्ली का बच्चा जो 5-6 साल का, जिसको पता होगा कि यार क्या परसेंटाइल निकलती है, यहाँ पे सीयूईटी की फुल फॉर्म नहीं पता। जो 98 परसेंटाइल दिल्ली की निकलती है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसके 85 तो आएँगे, जम्मू का दरवाज़ा खुल गया, आ जाएगा। जम्मू का बंदा ना यहाँ करेगा ना वहाँ करेगा, 12 लाख की सरकारी पढ़ाई 35 लाख तक पहुँचेगी। और जो आपका सवाल मैं मेन उस पे आना चाहूँगा, आपने बोला कि सीयूईटी बाहर इतना ज़्यादती पहले भी था कि बाहर हम करा रहे थे, हमने प्रदर्शन किया, हमने माँग उठाई, एलजी साहब से रिक्वेस्ट की, एंड में ये डिसीज़न आया कि बाहर इन्होंने कैंसल कर दिया, जम्मू में रखा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो जम्मू का एक बच्चा बेचारा रहने वाला, कोई आपसे मैं बात करूँ, डुड्डू बसंतगढ़, कोई बेचारे ऐसे चनैनी, रामगढ़, कोई पुंछ, पीर पंजाल, कश्मीर में तो लोकल जगह बने हैं, क्योंकि उन्होंने किया। पहली बात तो जम्मू जीयूट के एग्ज़ाम को सीयूटी में आना ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक छोटा-सा 80 लाख का इंडिजीनियस इलाका है ये लोग। ये दिक्कत मैं मानता हूँ। अब यहाँ का बच्चा जब दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा, क्योंकि 90% बच्चों का बाहर बना है। जो एक दिन पहले बच्चा जाएगा, पैसा देगा रहने का, अगले दिन पेपर होगा, दूसरे दिन थक जाएगा, तीसरे दिन आने का, 3 दिन। आप चंडीगढ़ जाके आओ, एक दिन में 25,000 का खर्चा आ जाता है। 3 दिन बच्चा दिल्ली जाएगा, 3 दिन बच्चा पंजाब जाएगा, 50-60 हज़ार, चलो 50-60 नहीं, 50-40 हज़ार तो खर्चा आएगा ना। बंदा पंजाब जा रहा है, क्या डेली वेजर का बच्चा, जिनकी तनख्वाह बेचारों की 40 हज़ार नहीं, किसी कच्चे की 6 है तो पक्के की 35 है, क्या वो अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे इस चीज़ में भेजने के लिए? दूसरी चीज़, जो बेचारे जवान हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनकी बीवियाँ प्रदर्शनों पे बैठी हैं, हमारे को समान राशि नहीं दी जा रही है, बहुत अखनूर के जो वहाँ पे बैठे हैं, क्या उनके बच्चे इतना अफोर्ड कर पाएंगे कि उनको बाहर भेजा जाए? सेंटर यहीं पे बनाने चाहिए, और इसकी हम भी मांग करेंगे। और केवल मांग ही नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ कि अगर मैं एक बार प्रदर्शन में बैठ जाता हूँ तो मैं उठता ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, नतीजा आए ना आए। एक बार बैठ जाएंगे तो उठेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। 3 मांगे मैं जल्दी बताना चाहूँगा। पहली मांग ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जम्मू की जो है, आपको कम से कम 75% रिजर्वेशन देनी पड़ेगी हमारे लोकल बच्चों को, क्योंकि पंजाब में 75% है, हरियाणा में 75% है। दिल्ली जहाँ पे कितने कॉलेज हैं आपको पता है? कम से कम सीटें तो मुझे भी नहीं पता, पर लाखों में सीटें हैं।
वहाँ पर है 85%, यहाँ पर 0% है। ना यहाँ करेगा ना वहाँ करेगा, पढ़ाई महंगी होगी। दूसरा हमारा कल्चर भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। पहले जाते थे कोई इस रेहड़ी पे 10 में से 8 डोगर बंदे होते हैं, अब 2 बंदे बचे हैं, 1 बंदे बचे हैं, 25-30 साल पुरानी की दुकान चला रहे हैं। कल्चर भी हमारा खत्म होते हुए दिख रहा है। मेन है कि 75% रिजर्वेशन दी जाए। दूसरी चीज़, अगले साल से, इस साल नहीं, अगले साल से सीयूईटी के अंदर जीयूट को अलग कर दिया जाए, जैसे क्यूट को अलग कर दिया गया। और तीसरा चीज़ तो ये है कि आपको अभी करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों का पेपर जो है, एग्जामिनेशन जो हमारा है, जम्मू के अंदर ही बनाया जाए, क्योंकि ये हम लोगों की मांग है। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने नहीं बोला था हमारे मराठी लोगों को बीच में आप हमारा हक दो? क्या बीच में आसाम में आशू की मूवमेंट नहीं लीड हुई थी 1979 से 85 तक, कि हमारे को 2 असम अकॉर्ड बाद में साइन हुआ? ये चीज़ आज अगर इग्नोर करोगे तो 20 साल बाद इससे भयंकर मूवमेंट निकल के आएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं, जब डुग्गर लोग खड़े हो जाते हैं तो लोगों की ज़मीनें हिल जाती हैं। अभी आपसे सरकार से निवेदन है, कृपया करके इन बात को मान ले, वरना मैं भी इस बात को लीड करूंगा और बच्चों की आवाज़ उठाऊंगा और प्रदर्शन पे बैठ जाऊंगा। बेशक कोई आए ना आए, परंतु मैं बैठा रहूंगा प्रदर्शन पे। बोला साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, अभी कुछ समय पहले जो है दीपू नामक व्यक्ति की जो है टारगेट किलिंग की गई और सरकार के द्वारा जो है उसको 5 लाख रुपया उसके परिवार को जो है कंपनसेशन के रूप में दिया जा रहा है। लोगों में एक रोष है, गुस्सा है, गरीब परिवार है, 5 लाख रुपया क्या उनके साथ न्याय है? बिल्कुल नहीं, मैंने उनकी अभी तो मैं तस्वीर देख रहा था, मेरे को तो खुद दंग रह गया, मुझे डर लग गया। मिट्टी का वो मकान बनाया हुआ, एक जो चलो ईंटें होती तो बोलते दरवाज़ा नहीं, ईंटें नहीं। और मेरे को तो ये पहली बात तो मेरी मांग है, उनके परिवारजनों को सिक्योरिटी दो। जो वहाँ से अजय पंडिता जी, आपको बताओगे, जो हमारे सरपंच मरे, उनकी बेटी ने बोला था, उन पे ऊपर भी थ्रेटें हैं उनके ऊपर। पहले तो उनके परिवारजनों को सिक्योरिटी दी जाए। दूसरी चीज़, जो हवाला देते कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी, दूध की नदियाँ बह रही हैं, उनको पहले तो मैं कहता हूँ, जब दूसरी होती स्मृति ईरानी जी तो चलो चूड़ियाँ बेचती थी मनमोहन सिंह जी को, वो तो नारी का भी अपमान है, क्योंकि चूड़ियाँ जो है वो एक वीरता का प्रतीक है, कोई वो अपमान का नहीं। परंतु मैं तो कहता हूँ इन लोगों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कि बोलना चाहिए कि हमारे अंदर हुआ है। 5 लाख की आप लोग बात करते हो, 5 लाख आज के वक्त पे क्या है? कुछ भी नहीं होता 5 लाख। मकान का एक मरला लेने जाओ 25 लाख, 20 लाख तो मरले में लग जाता है, रजिस्ट्रेशन अलग से, फी में धक्के खाओ अलग से। 20 लाख, मैं कहता हूँ कम से कम 1 करोड़ रुपया दो यार। जवान जो शहीद होता है उसको 1.5 करोड़ रुपया दो। इनको 1 करोड़ इसलिए क्योंकि आप लोग कहते थे आतंकवाद खत्म हुआ है, आप लोगों ने फॉल्स वो प्रोमिस किए थे, आपने हॉलो स्लोगन्स दिए थे। अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो ये लोग कौन है जो अपनी जान पे अभी वो खो रहे हैं? क्यों कश्मीरी पंडित जो हैं, अगर आतंकवाद खत्म हुआ, जब कश्मीर में जाके रहने को राजी नहीं है, जहाँ से वो उनको निकाला गया, जहाँ से उनके साथ ज्यादती की गई, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी का एक हुकूमत थी कि इनको फ्लैट मिले, कि इनको कोई डेली वेजर पक्के हुए। हमारे जब पार्टी थी तब भी मैं मानता हूँ डेली वेजर प्रदर्शन करते, ऐसी बात नहीं। परंतु हमारे वक्त इन पे लाठियां नहीं इतनी बरसाई गई होंगी। हो सकता है कि बीच में कोई पुलिस ने किया हो डिटेन, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पानी की बौछारें कर दी गई हो, कभी मांग नहीं सुनी गई हो, कभी झूठे हवाले दिए गए हो। इनके यहाँ झूठे हवाले दिए जाते हैं। मेरी बात का बुरा नहीं लगाना, परंतु कुछ मीडिया को भी मैं इसमें जिम्मेवार मानता हूँ, आपको मैं नहीं मानता। कुछ को लोकल, वो एक आपका रविंदर रैना जी, एक कहीं पे वो शादी के जोड़ी के सब कोई वो देखने मन्यावर जाते हैं, हेडलाइनें छप के आती हैं, अखबारों में तस्वीरें छप के आती हैं, कार देखने जाते हैं अखबारों में। एक डेली वेजर बेचारा मर जाएगा बाहर 40 डिग्री में, कोई मीडिया वाला बोलेगा ही नहीं। और ये जो इनका एक आपने वादा बोला कि आतंकवाद बड़ा खत्म हुआ है, तो मैं इसका एक चीज का जवाब देना चाहूंगा, नौ ना मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इनकी सरकार तो बननी नहीं जम्मू कश्मीर में, इसलिए जो मर्जी वादा करते रहे कि हम ये सब कुछ करेंगे, जो सब कुछ करेंगे, केवल हमारी ही पार्टी है जो डेली वेजरों का हक बात करेगी और इनको पक्का करने का दम रखेगी। वरना ये दम ना आप में है, ना जो भी पाप इनकी पार्टी डिपाप में है, और ना इनकी तीसरी पार्टी इनके बीजेपी में है, सिर्फ कांग्रेस। लेकिन जिस तरह से सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी जो है गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। आपके पिताश्री जो हैं वो एक कमेटी गठित करते हैं, विकार रसूल साहब उठते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ऐसा क्यों? एक कम्युनिकेशन गैप इसमें हम कह सकते हैं। इसमें एक व्यक्तिगत कुछ वो नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों को देखे जो आपके पार्टी के खिलाफ होते हैं, उनको एक मुद्दा चाहिए होता है। विकार साहब और रमन भल्ला जी पार्टी की एक एक बाजू हैं, और दोनों मेन काम कर रहे हैं हमारी पार्टी को जिताने का, हराने का नहीं। भल्ला साहब भी चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री आए वो कांग्रेस पार्टी का चुन के आए, वकार साहब भी चाहते हैं जो मुख्यमंत्री आए वो कांग्रेस पार्टी का जुड़ के आए। दोनों नेता
कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के ही हैं। रीढ़ की हड्डी दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं, दोनों अपनी जगह काम करते हैं। बीच में ऐसी लड़ाई दिखाई जाती है, परंतु ऐसी कोई गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में जो होता है वो खुला होता है, सामने-सामने होता है। आप ये सवाल तो मेरे को एक पूछना चाहिए, आप भारतीय जनता पार्टी का भी, आप मैं देखता हूँ आधे लोग नहीं देते इंटरव्यू आपको, आधे लोग देते हैं। आप एक चीज़ पूछिए, आपके जो पुराने लोग कहते थे कि बीजेपी बहुत जिंदाबाद है, वो आपकी पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? मेरे को इस चीज़ का आप जवाब दो। जो मैं लोगों से मिलता हूँ, बहुत कट्टर दीवाने हुआ करते थे, मैं वीडियो देखता था, वो बहुत कहते थे हम बीजेपी के लिए मरेंगे, हमारी माँ है, हमारे ये हैं, हमारी वो। आधे लोग पार्टी छोड़ते हैं और आधे लोग तो कान पकड़ते हैं कि हमसे भूल हो गई, हम गलत पार्टी में चले गए। तो ऐसा कि उन लोगों को नीतियाँ पता चल रही हैं। बहुत से लोग छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप फेसबुक आप देखें, हर 1.5 हफ्ते मेरे को तो लगता है रविंदर रैना जी भी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बीच में 2-3 हफ्ते में। जैसे बीजेपी में एक वो सैलाब आया हुआ है पार्टी छोड़ने का, बीच में इनको डर लगा हुआ है। मैं डिबेट के लिए बोलता हूँ रैना साहब को कि आओ आप मुझसे डिबेट करो। आप 9 साल के काम गिनवा दो, मैं 70 साल के काम गिना दूँगा, 70 काम गिनाऊँगा, आप 9 साल के 9 काम गिना दो अपने। मैंने बड़ी बार दिया, जवाब नहीं आता आगे से। बस वो बैठे रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम ग्राउंड में चलते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, यही फ़र्क है। बैठो, आप डेली वेजर के साथ बैठो, जवान के साथ बैठो, किसान के साथ बैठो, दिल्ली के पहलवान के साथ बैठो, अपने कार्यकर्ता के साथ मत बैठो, उनके साथ नहीं बैठो। मैं एक चुनौती देता हूँ, जगह आपकी, टाइम आपका, जिधर करना है कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो, काम मुद्दे आप देख लो, परंतु डिबेट के लिए आप हाँ कर दो। खुला चैलेंज देता हूँ और जवाब दे के दिखाओ आप। जवाब नहीं आएगा, बिल्कुल जवाब नहीं आएगा इस चीज़ का, मैं चैलेंज। आप पर्सनली भी आपसे रिक्वेस्ट, आप जाओ उनसे ज़रूर पूछना कि उनके जैसिद भल्ला जी कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आप इंटरनेशनल लीडर हो, आपको चुनौती दी है, आप डिबेट करने आओ, आप मुद्दे गिना के दिखा दो। परंतु शर्त ये होगी, जो वो वादे करेंगे, वो वादे डेली वेजरों के सामने होने चाहिए, वो वादे जवानों के सामने होने चाहिए, वो वादे किसानों के, मतलब वो तो करते हैं, जब उनकी कोई एजिटेशन होती है उनके सामने करते हैं। नहीं देखिए, पार्टी के दफ्तर में बैठ के तो मैं भी बोल दूं कि हमने ये काम किए। बात वो है जब आप रोडों के बीच में जाओगे, जो जो गरीब तबके का वोटर है, जो गरीब लोग हैं, जिनके घर पे छत नहीं है, जो बारिश आती है तो ऊपर पानी पूरा कमरा भर जाता है, जब आप उनके जो मिट्टी के घर में, उनके सामने जाके वादे गिनाओ कि हमने विकास किया, आतंकवाद खत्म हुआ है, उनके सामने बोलो। जिनके परिवार आतंकवादियों की वजह से शहीद हुए हैं, जिनको आतंकवादियों से थ्रेट हुए हैं, चैलेंज देता हूँ, आप में दम है, आप एक बार करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आप नेता हो, आप में नेता वाली क्वालिटी है। वरना, और मैं आपको एक और चीज़ कह देता हूँ, जितना आपने डेली वेजर को यहाँ गुस्सा रखा है, किसान पहलवान, आप मोदी जी को गली गली भी घुमा दोगे ना, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार नहीं बनती, आपकी 4 सीटें नहीं आती जम्मू कश्मीर के अंदर। इतने गंदे हालात जम्मू कश्मीर में, इतना गुस्सा है लोगों में। लोग तो वेट करते हैं, कहते हैं भल्ला जी जब चुनाव होंगे आप हमें साथ रखना। कहते हैं हमारे घर पे जैसे भारतीय जनता हमने मुंह पे दरवाजे बंद करके फेंकने। तो मैं सोचता हूँ कि इतना आक्रोश, इतना गुस्सा एक व्यक्ति, कहते हमारा इन लोगों ने 9 साल, ऐसी स्टेट है 9 साल में ये 9 काम गिनाएंगे। इनको बोलो 9 साल में स्टेट में इलेक्शन क्यों नहीं हुई, 9 साल में ये जम्मू यूनिवर्सिटी में 9 साल में कोई इलेक्शन क्यों नहीं हुई। कोई चीज़ का जवाब ही नहीं इन लोगों के पास। बस एक ही चीज़, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, पहाड़ी गुज्जर गुज्जर, ये डोगरा कश्मीरी, कोई लड़ाने के सिवाय कोई काम करो, कोई बात बताओ आप लोग। कभी कोई प्रधानमंत्री जी की बैठक, गुज्जर, भदरवाही, पहाड़ी, यार सीधा बोलो डोगरा। जम्मू में रह रहे हैं ना, सारे डोगरा हैं। ये क्या है, किसी को तोड़ के तबके को आप लोग तोड़ते हो। सबसे तोड़ने की और ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं से शुरुआत होती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर को कोई तोड़ रहा है तो इनके नेता तोड़ रहे हैं, रविंदर रैना जी अपने झूठे वादों से तोड़ रहे हैं। फिर से बोलूँगा, आप में दम है तो आओ एक चैलेंज करता हूँ, एक डिबेट करते हैं। एक डिबेट, आपके मुद्दे होंगे, डेली वेजरों के हक में बात करते हैं, आप अपने काम गिनवा दो। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, आप एक इंटरनेशनल, आपके पास फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, आप अपने आप को, आप इंटरनेशनल, आप अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर करते हो, आप जॉय बिडेन से। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास तो कोई उपाधि भी नहीं पोस्ट की। आओ एक दिन हम एक डे रखते हैं, आप और हम डिबेट करने को तैयार हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयसिद भल्ला साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।